नमस्कार, मैं हूं अनीशा गुप्ता। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है और पिछले 2 हफ्तों की तेजी के बाद अब 80 के ऊपर WTI और 83 के ऊपर ब्रेंट में कारोबार है। ओपेक एनालाइज ने कहा है कि वो जो आउटपुट कटौती है अगले क्वार्टर में भी एक्सटेंड की जाएगी और उसका फायदा हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की, जहां पर एक रैली में पॉज लगता हुआ नजर आया है, जिसका सीधा सहारा यहां पर सोने को है। थर्सडे और फ्राइडे की तेजी के बाद आज भी हमने देखा कि $2080 प्रति आउंस के ऊपर सोना बरकरार है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जीरे की, और ओवर द वीकेंड यहाँ पर स्पाइसेस के ऊपर नीड थी, जहाँ पर काफ़ी हद तक नंबर्स निकल के आए हैं और माना यह जा रहा है कि पाइपलाइंस ड्राई हैं और जीरे में उससे सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन कैसे होगा आगे का कारोबार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे और LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। लेकिन शुरुआत हम कच्चे तेल के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़त कंफर्म होती हुई नजर आई है और जिस तरह की बैंक ऑफ अमेरिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट्स हैं, दोनों का ही मानना है कि अगले क्वार्टर में कच्चा तेल $94-95 की एवरेज दिखा सकता है। नरेंद्र तनेजा जी, एक तो ओपेक ने जो किया वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस था और जिस तरह के आउटपुट कट्स हमने सऊदी अरेबिया, रशिया से आते हुए देखे हैं, वो भी बाजार एक्सपेक्ट कर ही रहा था। क्या ये बुल्स के लिए कॉन्फर्मेशन है? और जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हुई नजर आई हैं कि यहाँ से और तेजी है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो ओपेक का फैसला है इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ओपेक की कुल मिला के कोशिश ये थी, बाहर वो $90 जरूर बोलते हैं, लेकिन $80 पे अगर स्टेबलाइज होता है तो ओपेक के ज्यादातर देश उसको लेकर के खुश हैं। लेकिन अगर जो है ये प्रोडक्शन कट पे लगे रहते हैं इस पॉलिसी पे और कीमतें बढ़ती हैं, तो जाहिर है कुछ देश जो ओपेक के सदस्य हैं वो तेल का उत्पादन बढ़ा देंगे। हालांकि उनको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो फिर भी बढ़ाएंगे। हमने देखा पहले भी ऐसे हुआ है। और जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं वो भी अपना उत्पादन फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो फिर सप्लाई साइड से फिर जो है थोड़ा जो स्थिति है ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी और डिमांड उतनी नहीं होगी, तो फिर कीमतें नीचे आने लगेंगी। तो ये बैलेंसिंग एक्ट ओपेक करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि $80 के आसपास जो घूमता रहेगा, और ये इसको लेकर के जो बड़े आयातक हैं उनको भी कोई परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है, जो निर्यातक है वो भी कंफर्टेबल है। तो ये फैसला इन्होंने जरूर लिया है, बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन खुद जो है ओपेक अभी इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि प्रोडक्शन कट को आगे ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, क्योंकि ओपेक के अंदर कई देश हैं वो नहीं चाहते कि प्रोडक्शन कट को आगे ज्यादा लेकर के जाया जाए। अच्छा मिस्टर तनेजा, अब जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ओपेक प्रोडक्शन कट्स को टूवर्ड्स सेकेंड क्वार्टर या फिर पॉसिबली द एंड ऑफ ईयर इन केस अगर एक्सटेंड करता है, तो क्या रेंज रह सकती है प्राइसेस की? जो रेंज अब तक जिस रेंज की हमने बातचीत की थी उसके अपर बैंड में आकर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अब क्या यहाँ से रेंज रहने की पॉसिबिलिटी है? देखिए, ओपेक जो है एक कार्टेल है और कीमतों को मैनूवर करना, मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, वही उनका काम है। तो इसलिए प्रोडक्शन कट को वो एकदम कम करे या अगले जो इस साल के जो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के लिए मैनिपुलेशन है वो बिल्कुल करेगा, वो तो उनका काम है। लेकिन यह है कि एक घोषणा कर देना और उसके बाद ये पक्का करना कि उस घोषणा पे अमल हो रहा है। प्रोडक्शन कट पे हर देश, हर मेंबर ओपेक का अमल कर रहा है, उस पे जो है काम करना। तो हो सकता है घोषणा कर दी जाए लेकिन उस पे अमल ना किया जाए, यानी सदस्य देश जो हैं अगर वो प्रोडक्शन कट नहीं करते हैं और तेल का उत्पादन बढ़ा भी देते हैं तो कोई उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। तो ये तो इस तरीके से काम किए जाते हैं। कुल मिलाकर के ओपेक को ये देखना है कि कीमत $80 से नीचे ना जाए, और $80 जो उनका फिलहाल इमीडिएट टारगेट था वो फिलहाल पूरा हो रहा है। जब इससे मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे आपने देखा, इसकी घोषणा कोई औपचारिक रूप से नहीं करी गई है कि प्रोडक्शन कट जो है वो जारी रहेगा, कोई औपचारिक नहीं है। वो एक जर्नलिस्ट ने उसको ट्वीट किया है, हमारी मित्र अमीना, उन्होंने ट्वीट किया और उसको लेकर के पूरे दुनिया में खबर बनी है। तो इसलिए जो ओपेक भी बहुत कॉशियसली प्ले कर रहा है, वो भी नहीं चाहते कीमत $80 से नीचे जाए। लेकिन डिमांड साइड एशिया से क्या होती है, भारत, चाइना और जो एशिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनकी तरफ से डिमांड असली फैसला वो करेगा। और अभी जो है उसमें कोई बहुत भारी परिवर्तन होता मुझे नजर नहीं आता एशिया की तरफ से। और दूसरी तरफ से हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये पॉलिटिकल कमोडिटी है। तमाम देश जहां पे तेल की बड़ी अहमियत है, चाहे वो बड़े निर्यातक हैं, उत्पादक हैं या आयातक हैं, वहां चुनाव है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि वो इतनी आसानी से ओपेक को अपना, अगर उनकी कोशिश है कि $100 ले जाओ, जैसे आपने जिक्र किया, कोई लोग बोले 95 पहुंच जाएगा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो है वो एक फैक्टर को देख के चल रहे हैं, लेकिन बाकी पूरी
जो लैंडस्केप है उसको फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप को आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा 95 या 90 या 85 से भी ऊपर पहुंचे तेल को, क्योंकि वो उसके लिए जो वहाँ की रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बाइडेन साहब की पार्टी है, वो तो चुनाव हार जाएंगे अगर ऐसा होता है। तो अमेरिका में तो तेल की जो पेट्रोल पंप पे क्या किया, गैस स्टेशन में क्या कीमत होती है, बड़ी अहमियत होती है। भारत में भी चुनाव है, मैक्सिको में भी चुनाव है, यूरोप में भी चुनाव है, तो इसलिए सब इतना आसान नहीं होगा। और ये कहना कि अभी चुनाव का इस पे असर नहीं पड़ता, ये फिर थोड़ा जो है गलत हो जाएगा। मुझे लगता है अभी जो $80 है इसके आसपास कीमत घूमेगी। अंदर से ओपेक इसको लेके कंफर्टेबल है, अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियां इसको लेके कंफर्टेबल है, भारत और चीन जैसे बड़े आयातक इसको लेकर के कंफर्टेबल हैं। तो मुझे लगता है इसी दौर के आसपास रहनी चाहिए, लेकिन ओपेक इसका फायदा उठा सकता है, कोशिश कर सकता है कीमत और ऊपर जाए, कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कितना सफल होगा उसमें अभी ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। पॉइंट टेकन, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, ओपेक एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर रह सकता है। और भावों में जिस तरह की तेज़ी की बातें की जा रही हैं शायद ही देखने को मिले। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर जैसे तनेजा जी ने कहा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं, काफ़ी सारी कंज्यूमिंग कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि कच्चे तेल को बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाने दिया जाए। बहुत शुक्रिया तनेजा जी हमारे साथ समय निकालने के लिए और कच्चे तेल पर वो फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए। जतिन, इंडियन मार्केट्स में जिस तरह का उछाल हमने थर्सडे फ्राइडे में आता हुआ देखा था, आज थोड़ा सा रेंज बाउंड कारोबार है, इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? रेंज बाउंड कारोबार जरूर देखने मिल रहा है ओपनिंग पे, लेकिन लास्ट वीक जिस हिसाब से एक अच्छी खासी बढ़त जो हमने देखी थी, मुझे लग रहा है आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा व्हाइट फ्लैग्स जो है वो जरूर न्यूज में बनते हुए देखने मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन की नंबर्स रहनी चाहिए और आगे चलते हुए डिमांड साइकिल जो पिकअप रह सकती है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स जो है वो आगे चलते हुए घटेंगे। सो आउटलुक जो है वो फॉरवर्ड आउटलुक का लेके चलता है मार्केट जो है वो। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब तक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन नंबर्स नहीं आते हैं वीकली, तब तक मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिविटी का कारोबार जो चलना चाहिए। 6630, 6640 एक स्लाइटली माइनर हर्डल बना हुआ है। सो प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करेंगे, फिर आपको उसके अंदर बाइंग देखने मिलेगी। सो दो व्यूज बनेंगे इसके अंदर, एक बाय ऑन डिप का और एक बाय ऑन ब्रेकआउट का। अगर पहले डिप आती है तो अराउंड 6570 से लेकर 6550 इसके बीच में बाय करने की सलाह रहेगी मेरी, और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 6470 के नीचे का रहेगा। लेकिन अगर डिप नहीं आती है और पहले ब्रेकआउट आ जाए तो 6645 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी, और उसका स्टॉप लॉस जो है 6600 है। सो दोनों ही सूरतों में बाइंग की सलाह है, बस खाली लेवल्स का वेट वॉच आउट करना है। करंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं करना है, डिप का वेट कीजिए या एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ऑलराइट, तो करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी है, डिप का इंतजार यहाँ पर करना है। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन ध्यान सोने पर भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने के हाईज पर अब कारोबार है। $2080 के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई से $50-55 की ही यहाँ पर देरी है। और जिस तरह के बड़े बड़े मूव्स यहाँ पर सोना कई बार दिखाता है, ऑफकोर्स एक मेजर डेवलपमेंट का इंतजार रहेगा इससे पहले कि हम 2100 जैसे लेवल्स यहाँ पर निकाल सकें। राजीव पोपले हमारे साथ हैं। राजीव, कैसे देखते हैं ये सडन मूवमेंट सोने में? किस तरह की बाइंग है डोमेस्टिक मार्केट्स में एज ऑफ नाउ, और इसका कितना इम्पैक्ट रह सकता है? यस मनीषा, ऑफ कोर्स ये 3 मंथ हाई है, बट कंज्यूमर्स को अभी रिएक्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, बिकॉज इट्स जस्ट ओवर द वीकेंड। तो हम देखेंगे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़े कंज्यूमर्स की रिएक्शन कैसे होगी। बट जो इम्पोर्टेंट बात है कि रिसाइकलिंग काफ़ी बढ़ गई थी काफ़ी महीनों से। तो आई फील जहाँ कंज्यूमर्स को अगर गोल्ड की रेट में हिच हो तो वो रिसाइकलिंग में जल्दी आ जाएंगे। तो जो उनके पास घर पे सोना पड़ा हुआ है, अनयूज्ड है, और जो वो बदलना चाहते हैं, वो ज़्यादा इस वक्त बढ़ोतरी हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ अ कैश परचेज कंज्यूमर्स एंड अप गिविंग गोल्ड। तो वो हिसाब से दे कैन बैलेंस आउट द प्रेशर इन द गोल्ड प्राइस। तो ये हम काफ़ी देखते हैं जब गोल्ड की सडन प्राइस इंक्रीज हो जाती है। राजीव, जैसे आपने कहा कि रिसाइकलिंग और एक्सचेंज का सोना यहाँ पर ज़्यादा बाजार में आने लग जाता है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल बाजार में किस तरह के ट्रेंड्स हैं? बिकॉज शादियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ऑफ कोर्स शादियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन जिस तरह की रिकॉर्ड शादियाँ हमने पिछले साल में आते हुए देखी थी, वो नंबर्स यहाँ पर इस बार नहीं हैं। तो ब्राइडल ज्वेलरी की डिमांड तो है नहीं, और जिस तरह के वॉक-इन्स, फैशन ज्वेलरी, लाइट वेट जो है, वहाँ पर क्या ट्रेंड्स? जैसे आपने कहा अभी ये पीक सीजन नहीं है, सो डिमांड कैन बी पोस्टपोन्ड। जो कंज्यूमर्स को लेना है वो थोड़ा रुक के ले सकते हैं। कंज्यूमर्स बेसिकली जब भी स्टेबल प्राइस हो जाती है तब लेते हैं, भले वो 63 अपवर्ड्स हो या 63 बिलो। कंज्यूमर्स खाली प्रेफर करते हैं एक स्टेबल प्राइस पॉइंट की। तो वहाँ चलते कंज्यूमर्स की जो कन्वर्जन रेशियोज होती है बढ़ जाती है।
तो हम देखेंगे ये हफ्ते अगर ये कंसिस्टेंट रहेगी ये प्राइसिंग, तो कंज्यूमर्स फिर से आके अपने डील क्लोजर कर सकते हैं ये टाइम पे। ओके, इनफैक्ट एक प्राइसिंग पर भी राय ले लेते हैं। जतिन त्रिवेदी भी हैं। जतिन, आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस को? रीसेंट डेटा जिस तरीके का है, फिर जब इन्फ्लेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो यूएस में, उसके बाद अब एक्सपेक्टेशंस जून रेट कट की बिल्डअप हो रही है, जिसके कारण भी हमने एक सपोर्ट आते हुए देखा है। कैसे देख रहे हैं सो फार फंडामेंटल्स को और प्राइसेस पर क्या राय है? दीपाली, देखिए ये वीक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, डेटा हैवी स्पेसिफिक वीक है यूएस के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटास लाइंड अप है, स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर। एडीपी नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा वेडनेसडे के दिन इवनिंग सेशन में, तो वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चेंज का इफेक्ट जो है वो आपको नॉन फार्म पेरोल पे भी देखने मिलेगा। इस हफ्ते फ्राइडे के दिन नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा जो है वो दिखा रहा है बहुत ही लोअर एक्सपेक्टेशंस है। सो ये जो है वो गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट करेगा इस हफ्ते के लिए। 350 के सामने 190, ये जो नंबर्स है काफी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। तो जब तक ये फ्लैश नहीं होंगे, बाहर नहीं आएंगे फ्राइडे तक, तब तक मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है गोल्ड का और कंटिन्यू रहना चाहिए एटलीस्ट टिल फ्राइडे। और वेडनेसडे तक तो मुझे कोई भी इसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। सो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच जो है मैं ये हफ्ते भी लेके चल रहा हूँ, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन के लिए। साथ ही साथ में कॉमिक्स पर देखेंगे तो एक फ्राइडे के दिन हमें एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिला है। हालांकि ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर का रेट है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखने जाएंगे तो 2080 के ऊपर क्लोजिंग कॉमिक्स पर हुई नहीं थी। तो ये जो क्लोजिंग आई है 2080 के ऊपर, ये भी एक बहुत ही अच्छा बुलिश केस सिनेरियो बन जाता है। सो कॉमिक्स पर जब तक 2050 2055 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पॉइंट जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। एमसीएक्स पर उसका वर्णन कर ले तो अराउंड अबाउट इस हफ्ते के हिसाब से देखें तो 60,000 जो है वो फर्स्ट हाफ में मुझे होल्ड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 63,250 से लेके 63,300 ये जो रेंज है मैं पकड़ के चल रहा हूँ। यहाँ से 150-200 पॉइंट की जो गिरावट मिल जाती है तो बहुत ही बेहतरीन लेवल हो जाएगा री एंट्री के लिए। और 63 के नीचे जो है ओवरऑल स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड पे 63,700 से लेके 63,850 900 इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति जो है मुझे लग रहा है फेवरेबल रहनी चाहिए गोल्ड के अंदर। मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों पर, जहां पर ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जतिन और अमित खरे हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज की। चलो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। जतिन त्रिवेदी के हमारे साथ अब मौजूद नहीं, लेकिन अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए। बात करेंगे अब एग्री कमोडिटी पैक की, और सबसे पहले राय ले लेते हैं स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर टर्मरिक हो, जीरा हो या फिर धनिया हो, तीनों में ही बाइंग देखने को मिल रही है। आज के सेशन में 2-2% ऊपर तीनों ही कमोडिटीज कर रही हैं कारोबार। कैसे देख रहे हैं अमित आप पूरे स्पाइसेस के पैक को, और कोई ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशन है? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। ओवरऑल स्पाइसेस आज काफी तेज है, तो मेरे को लगता है मुनाफा वसूली आज ट्रेडर्स को करनी चाहिए, क्योंकि जो टीएमसी है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 17,200 के आसपास का भी भाव चल रहा है। मेरे को लगता है फ्रेश खरीदारी अगर ट्रेडर्स को करनी है तो 17,500 के ऊपर अगर अप्रैल वाइडा निकलता है तो ही इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए, जिसके लिए 17,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 18,500 तक के टारगेट रख सकते हैं। तो 17,500 के लेवल का खास तौर से ध्यान रखना है अप्रैल वाइडा टीएमसी में। सेकंड ट्रेड जो मेरे को नजर आ रहा है वो जीरा है। जीरा का ट्रेंड काफी नेगेटिव बना हुआ है। ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही इसके वीक है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मार्च वाइडे जीरे में 26,000 के आसपास फ्रेश बिक वाली ट्रेडर्स को की जानी चाहिए। 27,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 24,000 तक के लक्ष्य जीरे में रखे जा सकते हैं। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूं तो धनिया भी मेरे को लगता है 83 के आसपास ट्रेडर्स को मुनाफा बुक करना चाहिए। निचले स्तरों से लगभग 700-800 पॉइंट की रिकवरी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। 8,000 के आसपास अगर वापस मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स फिर से खरीदारी करें। 7,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर वापस फिर से 83 के लक्ष्य इसमें रख सकते हैं। जी दीपाली। ऑलराइट, यानी कि उठापटक यहाँ पर मसालों में लगातार बनी रह सकती है, लेकिन हर मसाले के अपने अपने फंडामेंटल्स हैं और उसके हिसाब से ही कारोबार किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे बात की कि आज तो यहाँ पर सभी जगह अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार। ओवर द वीकेंड मसालों पर एक सेमिनार भी था, उसका भी रिएक्शन शायद यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बात अब लेकिन कॉटन, कैस्टर जैसी कमोडिटीज़ की करेंगे अमित, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं, असेंशियल नहीं है। यहाँ पर भी वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर क्या करने की राय है? कुकुट का कारोबार देखा जाए तो एक मिला जुला भी नजर आ रहा है। मेरे को लगता है मौजूदा स्तर जो इसके हैं अभी 2660-65 के आसपास करंट वाइडे के हिसाब से, उसमें ट्रेडर्स को एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड काफी नेगेटिव है और फंडामेंटली भी काफी अभी नेगेटिव इसके नजर आ रहे हैं। 2730 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर इसमें 2600 से लेके 2500
50 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। कैस्टर में अगर देखा जाए तो लगभग 2 हफ्तों से एक सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, ऊपर 5800 रुपए, नीचे 5600 रुपए, इसी दायरे में कारोबार कर रही है। ट्रेंड इसका नेगेटिव है, तो 5720-30 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 5800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5650 से लेकर 5600 तक के टारगेट कैस्टर में करंट वायदे में रखे जा सकते हैं। अमित, एक क्विक कमेंट ग्वारपैक पर, जहां पर कंसिस्टेंट हमने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखी है। बिल्कुल, ओवरऑल नेगेटिविटी ही ग्वारसीड के प्राइसेस में बनी हुई है। अभी अगर मैं बात करूं तो अप्रैल वायदा अभी 5320-30 के आसपास चल रहा है। मौजूदा स्तरों पर इसमें एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 5400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5200 रुपए तक के लक्ष्य अप्रैल वायदा ग्वारसीड में रखे जा सकते हैं। उनके ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 10,500 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो 10,800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी एक बिकवाली का ट्रेड चल सकते हैं। 10,000 तक के टारगेट इसमें रखे। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री कमोडिटी पैक से, जहां पर टर्मरिक में बाइंग करने की सलाह है, लेकिन ग्वार पैक हो या कॉटन सीड ऑयल के को थोड़ा प्रेशर ही यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे सकता है। शुक्रिया आपका अमित शो में आने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।